10,000 साल अरे साल अरे जिया तू 1000 कमीना जी के कमीना की गाई सबके मन बहलावा रे भैया कमीना की गाई सबके मन बहलावा रे भैया पूरा हो बिहार के लाला जिया तू 1000 साल जिया हो बिहार के लाला जिया तू 1000 साल जिया हो तू भोर धुआला जिया गारे राज जवाला नाम क्या है इनका? मैंने ऐसा नहीं कहा था कि इसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ हम सबके गुरु नहीं बल्कि गुरु कुल हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं खास करके। कमीना जी के कमीना की गाई सबके मन बहलावा रे भैया कमीना की गाई सबके मन बहलावा रे भैया ओ जिया हो बिहार के लाला जिया तू 1000 साला जिया हो बिहार के लाला जिया तू 1000 साला जिया हो तू भोर धुआला जिया गारे राज जवाला की गाई सबके मन बहलावा रे यार ये देखो खान सर ना लग नहीं रहा है कि खान सर आए हैं। जब तक आप लोग सब लोग एकदम अपने फोन की टॉर्च ऑन नहीं करोगे ना लगेगा नहीं खान सर आए। सबका एक एक आदमी दिखा दो मैं खान सर को बताता हुआ आ रहा हूँ कि सब 20,000 लोग हैं 25,000 लोग हैं टॉर्च मुझे दिख नहीं रही है। कमान सब लोग एक बार दोबारा से स्वागत करिए। कमान राहुल सर एक बार कमीना की गाई सबके मन बहलावा रे भैया कमीना की गाई सबके मन सब लोगों को जय हिंद। बैठिए बैठिए आप लोग सब लोग यहाँ। चलिए भारत में एंटरप्रेन्योर इतने बड़ी संख्या में आ रहे हैं और काफी खुशी हुई इस चीज को देखकर कि भारत चेंजिंग की ओर जा रहा है। उसमें हम हमारे से बिंद्रा जी से बात होती रहती तो हमको उन्होंने बताया कि एक ऐसा 30,000 के आसपास में एंटरप्रेन्योर लोग आ रहे हैं। हमको लगा हमको भी यहाँ कुछ एंटरप्रेन्योर के बारे में सीखने को मिलेगा। देखिए बाद में यहाँ पता चला भैया आपको इतने बड़े संख्या में एंटरप्रेन्योर आए हुए हैं। अब ये बिंद्रा जी आप लोग को बहुत सारी चीजें बताएंगे उन लोग का है उन्होंने बताया भी होगा। हम लोग एक शिक्षक आदमी है हम लोग के पास मतलब जो जेन्युइनिटी रहती है वही बताते हैं आपको वही। ठीक है अगर आप किसी से प्रॉमिस जितने कर रहे हैं जैसे मान के चलिए जिस फील्ड में आप लोग हैं इतने लोग हैं पता नहीं कौन किस फील्ड में हम लोग सब लोग हर फील्ड से ही आए हुए हैं। हम लोग जैसे एजुकेशन फील्ड से तो जब भी हम लोग किसी चीज़ को एक्स अमाउंट का प्रॉमिस करते हैं तो कोशिश ये रहता है कि उसको 4x डिलीवर किया जाए। अगर हम उसे कहते हैं कि हम आपको इतनी चीज़ें डिलीवर करेंगे तो उसे 4 गुना सोचते हैं कि उसको डिलीवर किया जाए। आप लोग भी जिस फील्ड में होंगे बाबू अब हमको आदत हो गई है बाबू बोलने की। आप में बहुत लोग उम्र में बड़े हैं तो ऐसा बुरा नहीं मानिएगा वो आदत हो जाती है। पढ़ाते पढ़ाते ना ऐसे दिन भर तो इंसान का काम पढ़ाना ही है तो पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गई समझ में आ गया बाबू तो ऐसा आप लोग आ गया। तो वो एक जुबान पे रट गया है बाबू बाबू मतलब कहने का सिर्फ है कि आप ईमानदारी से कोई काम कीजिए ज्यादा मतलब इधर उधर की चीजों में नहीं पड़े। जिस काम को लिए हैं आप बिल्कुल उस काम को ईमानदारी से कीजिए। अगर आप प्रॉमिस करते हैं किसी से अपने सर्विस में बिजनेस में एंटरप्रेन्योर में चाहे जहाँ पे भी है उसे बढ़ के देना चाहिए। अगर आपको कोई 100 रुपये दे रहा है आप सोचिए कि आप उसको 400 की वैल्यू लौटाएं उसको चाहे वो आपका बिजनेस है सर्विस है या कुछ भी है। हमारे पास लड़का है वो 200 रुपया फीस देता है 6 महीना पढ़ के जाता है दिन का पता है लोग कहते हैं कि मास्टर समझ गया है। लेकिन भाई आप
आप उसको कोशिश कीजिए कि जो आपके लिए आया है उसको जितना ज़्यादा आप सर्विस दे सकते। जैसे बहुत जगह हम देखते हैं इस चीज़ों को, हम लोग के जैसे एजुकेशन में क्या है ना, एक होता है डाउट सेशन। डाउट सेशन मतलब कोई प्रॉब्लम है तो भैया आके पूछ लो। आप लोग के सेक्शन में होता है बस हम बहुत अच्छा सर्विस देते हैं, मतलब आफ्टर सेल सर्विस, शायद आप लोग उसको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। तो हमारा कंसेप्ट अलग है। हम सोचते हैं कि आप अपनी चीज़ों को इतना बेहतरीन दीजिए कि किसी को उसके बाद सर्विस की जरूरत ही नहीं पड़े वहाँ पर। जब हम लोग पढ़ाते तो यही सोचते हैं कि क्या जरूरत है उसको डाउट पूछने की। यहाँ पर एक ही बार में क्लियर करो ऐसा यहाँ पे कि उसको डाउट फंसे ही नहीं। आज तक आप में से जितने लोग होंगे इसमें कोई ये कह सकता है कि हम फिल्म देखें, फिल्म समझ में नहीं आया, डायरेक्टर को बुलाओ, एक डाउट सेशन लेना है आपको यहाँ पे? नहीं, ऐसा किसी को नहीं हो सकता यहाँ पे। तो वैसे ही आप लोग भी चाहे जिस फील्ड में हो, आप ऐसा कीजिए कि आफ्टर सर्विस वगैरह की जरूरत ही ना पड़े। जैसे हम इंडिया वालों की ना एक चीज तो कह सकते हैं कि ये चीजें हम लोग ने पहले से अडॉप्ट कर रखी है। आप गौर करेंगे तो लोग कहते हैं अरे चाइनीज सामान है नहीं चलेगा, लेकिन इंडियन के साथ कोई नहीं कह सकता अरे इंडियन है। लोग कोई सामान इंडियन है कि नहीं तो लोग पटक के दिखाते हैं, अरे नहीं टूटेगा, ले पटक के देखिए आप इंडियन है ये। चीजों को ना हमेशा सामने वाले के लिए सोचिएगा कि आप किसके लिए बने। सपोज हम एक शिक्षक है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझें। आजकल के स्टूडेंट के लिए ना पहले गांधी जी के 3 बंधन, एक बुरा मत देखो सुनो, एक चौथा मिला है मोबाइल लेकर बैठा रहता है। उनके टाइम में 3 थे। आजकल तो मोबाइल ऐसा चीज आया ना, सब कुछ छीन लिया है आपको। अब आउटडोर चीजें बंद हो गई, तो बहुत सारी चीजें अब समाज से सीखने को ना जो अभी की जनरेशन आ रही है उसको कम मिल रहा है। जबकि हम लोग के समय क्या था, ज्यादातर चीजें हम लोग समाज से ही सीखे थे। तो हम अभी भी अपने आप को यही कहते हैं आई एम द स्टूडेंट ऑफ सोसाइटी। अभी भी हम समाज से कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। तो सीखने का कोई अंत नहीं होता है, आखिरी सांस तक आदमी सीखता है। ये घमंड निकाल दीजिएगा तो आप जहाँ पे भी हैं आपको अभी भी बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तो चाहे कहीं पे भी है। आज भी हम लोग पढ़ाने के दौरान भी ना बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो किसी चीज़ों को सवाल करते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं यार इसका कितना जेन्युइन चीज़ था यार। तो हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा, अपने आप में अपडेट करने की, इनोवेशन लाने की हर चीज़ों में। और ना अगर इनोवेशन अपडेट नहीं लाएंगे तो खत्म हो जाएंगे नोकिया की तरह। अब हर जगह अपडेशन चाहिए होता है। डायनासोर भी अपने आप को बदलते क्लाइमेट के हिसाब से नहीं अडॉप्ट कर पाए, खत्म कहानी हो गई यहाँ पर। हम लोग एजुकेशन में भी जब हम लोग शुरू में पढ़ते थे तो शायद चौक से पढ़ाया जाता था, एक समय मार्कर हो गया, अब तो डिजिटल बोर्ड आ गया यहाँ पर। तो हर चीज में इनोवेशन, डेवलपमेंट, अपडेट, इसको जितना ज़्यादा अडॉप्ट कर सकते हैं उस चीज़ को अडॉप्ट करने की कोशिश कीजिएगा और हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा। और आज के टाइम में बाप रे एक बहुत बड़ी समस्या ना कि दूसरे से प्रति जलन जतुआई, जतुआई समझते हैं हम लोग, बिहार का ठेठ भाषा है, आप लोग समझते हैं। मतलब कौन कितना खुश है, मतलब उसका पड़ोसी जितना दुखी है वो उतना खुश है। ये सब चीजें से थोड़ा आज के समय में अपने आप को थोड़ा बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि किसी के जलन वगैरह से नहीं होता। अक्सर देखिएगा ना, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस का चीज है, तो एक छोटा सा देखिएगा ना, गांव में किसी के पास समोसा का दुकान चल जाता है तो उसके बगल में और समोसे खोल देता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो डिसीजन आप कभी भी किसी और के मर्जी से इन्फ्लुएंस होकर लीजिएगा तो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। आपको जितने लोग यहाँ बैठे उस सबके अंदर कोई ना कोई एक ऐसा यूनिक क्वालिटी है जो वही बेस्ट कर सकता है। और ये जिस दिन आप पहचान गए उस दिन समझिए आधा काम आप अपने से कर दिए आपका। और वो सबके अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको खाली हाथ भेजा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत, अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अम्बेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। कुछ ऐसे सिद्धांत अपने साथ में, कुछ अपने बीच में कुछ यादें छोड़ के जाना है जिससे कि दुनिया याद कर सके। और
हमेशा चीज़ों में ना अपनी ईमानदारी करिए। आप कितना ईमानदारी से काम करते हैं, कितना लगन से काम करते हैं, सफलता इसी चीज़ पे डिपेंड करती है। बाकी ऐसे चीज़ें कि भाई ये करना चाहिए, बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज़ को, कितनी ईमानदारी से किए हैं, ये मायने रखता है। आप किसी चीज़ को समय नहीं दीजिएगा, कभी सफल नहीं हो सकते। और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस ये सब की चीज़ों में एक चीज़ बहुत बड़ी डिलेमा होती है ना, कि सोचते बड़ी ज़्यादा हैं, प्लानिंग बहुत करते हैं। 6 महीना से उसका प्लानिंग ही चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किया रहता तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती, शुरू करते चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होकर काम करें। हर चीज जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद, तो आपके पास उससे 1 दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। दुनिया में कोई इंसान जो सफल है कह दे कि हमको ठोकर नहीं लगा है, या कोई कह दे कि हम एक ही बार में आए हैं, कभी नहीं आ सकते हैं। आप स्टार्टिंग कीजिए, यहाँ पे ज्यादा प्लानिंग के चक्कर में नहीं, कितना अच्छा आप प्लानिंग करके आइएगा ना, कुछ ना कुछ चीजें गड़बड़ होंगी। क्योंकि किताबी नॉलेज, ये मोटिवेशन, ये सब चीजें, ये एक अलग चीज है। धरातल में उतर के जाइएगा ना तो अलग चीज है। यहाँ पर और कभी बिहार में आकर देखिएगा तो एकदम में अलग मिलेगा। खैर हमारे यहाँ तो हर चीज है भाई, पहाड़ काटने वाले लोग भी मिलेंगे आपको, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास अभाव नहीं है। मतलब सबके पास कमों में कुछ न कुछ चीजों की कमी है, लेकिन कितना बहाना बनाएंगे हम लोग, कितना रोएंगे कि भैया हमारे पास इस चीज की कमी है। दुनिया का कोई इंसान पूर्ण नहीं है, सबके पास कुछ कमी है। शायद जिसे हम कहते हैं कि ये बड़े लेवल का आदमी है, उसके पास बड़ा प्रॉब्लम है। छोटा के पास तो छोटे प्रॉब्लम है, बड़े के पास बड़ा प्रॉब्लम है। दुनिया का कोई आदमी जो नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। और प्रॉब्लम का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर आपके पास कमी नहीं रहेगा, आप कुछ करिएगा ही नहीं, कोई भी चीज का। फिर पानी है यहाँ पर, इसकी वैल्यू तभी बढ़ेगी जब हमको जोर से प्यास लगेगा। अभी नहीं लगा है, इसका थोड़ा सा हमको लगता है कि कम है, कोई वैल्यू उतना नहीं। अभी लगेगा ना थोड़ी देर बाद प्यास, तो लगेगा बहुत जरूरी चीज है। तो आपके अंदर वो भूख, वो प्यास रहना चाहिए। अमूमन आप देखिएगा कोई आदमी जो होते हैं ना, उनके अंदर जैसे किसी को क्या बोलते हैं, पोजीशन लीडरशिप बोलते हैं, कि मतलब उसकी विरासत में मिल गई। दादा ने कोई बिजनेस खड़ा किया, पिता ने किया, जब उसको मिलता है तो उतने अच्छे से नहीं संभालता। कुछ लोग संभाल भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग उतने अच्छे से भी नहीं संभाल पाते। कितना ठोकर लगा है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ठोकर नहीं लगेगा ना, जिस पत्थर पे चोट नहीं पड़ती वो कभी मूर्त नहीं बनता है। इसलिए जितना आपको चोट लग रहा है ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में मुसीबत आती है। वो मुसीबत ही आती है बड़े लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म में जो सबसे टफ रोल होता है वो बढ़िया हीरो के कंधे पे दिया जाता है। तो ये पृथ्वी पे भी ना ऊपर वाले को पता है कि ये बढ़िया हीरो है, इसको थोड़ा सा हम रोल देते हैं बढ़िया। तो बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले ऊपर वाला भी ना आपको टेस्ट करता है, टेस्ट करके ही देखेगा कि नहीं करेगा। हम लोग छोटा सा कोई सामान खरीदते हैं तो उसको ठोक में जाके चेक करते हैं कि सलेगा कि नहीं सलेगा। एक छोटा सा बर्तन कोई खरीदने जाता है तो पटक के दिखाता है, देखिए मजबूत है। तो ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर लो। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाता है, ये भगवान हमारा काहे लिए तुम मुसीबत लाए यार। जब ऊपर वाला तुमको खुशी दिया था तो थैंक यू कहना भूल गए थे, और जब मुसीबत दिया चेक करने के लिए तो परेशान हो गए। आप चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। चाहे कहीं से उठा के दे दीजिए, कोई कह सकता है कि इसमें आपने किसी को कठिनाई नहीं है, कोई भी कह सकता, कभी नहीं कह सकता। इतने लोग में से कोई, सबके जीवन में आएगी कठिनाई। कठिनाई का आना है, आएगा, उसको पार करके निकल जाएंगे हम लोग। उस दौरान बहुत कुछ सीखेंगे। और कठिनाई से आने से एक चीज और फायदा होता है कि हमें समाज की एक वो हिस्सा देखने को मिलता है जो हम नहीं देख पाते। कठिनाई के बाद पता चलता है कि दुनिया कैसी थी और हम कैसा समझ रहे थे। बहुत जरूरी है इस चीज को, समाज का एक असली चेहरा दिखाना है। आजकल यंग जनरेशन जो है ना,
अचानक सोचती है सफल हो जाए, अचानक कभी नहीं सफल हो सकते। रातों रात जो सफल होते हैं ना, रातों रात गायब हो जाते हैं। आप कई एग्जाम्पल होंगे आप लोग के पास जो देखे होंगे रातों रात सक्सेस होते हैं, होता है ऐसा। फिर उसके बाद देखिएगा रातों रात गायब भी हो जाते हैं, क्योंकि धीमी आंच पे ही खाना तेज अच्छा बनता है, और अचानक बढ़ा देंगे खून में जल जाएगा खाना। ये बहुत बड़ा स्टेप बाई स्टेप कोशिश कीजिएगा कि आगे बढ़े, चाहे आप जिस फील्ड में, वॉट एवर फील्ड आपका बेहतर जानते हैं आप लोग, एक्सपीरियंस आप लोग के पास होगा चीज़ों के लिए, लेकिन ज़्यादा दिमाग लगाने के प्लानिंग व्लानिंग के चक्कर में मत रहिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आज का आज चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। जितना जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे उतना जल्दी आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन करेंगे, फिर आगे बढ़ने का आपको और जो भी कठिनाई होगी उससे आगे बढ़ते निकलेंगे आप लोग। आपको डिसीजन लेने के टाइम पे ज़्यादा किसी के इन्फ्लुएंस मत लीजिएगा, और कई बार होता क्या है कि हम किसी के दबाव में डिसीजन ले लेते हैं। आप सुनिए सबकी, अकेले डिसीजन मत लीजिए, 3-4 आदमी से देखिए, ताकि नहीं तो मोहम्मद भी तुगलक हो जाएगी। अकेले डिसीजन लेंगे, वो राजधानी चेंज कर दिया, दिल्ली से लेकर चल गया दौलताबाद तक, और गर्मी के दिन में आधा आदमी को ले जाकर घुमा दिया अंदर ले जाकर, फिर आया तो आधा मर गए। मुझे कैसे यार महाराज इतना दिक्कत था, कहा वापस चलो, वापस ले जाकर मार दिया तक। अपने से डिसीजन लेने के चक्कर में मत रहिए, 2-4 बार आप देख लीजिए, और दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि खुद के ठोकरों से अगर आप सीखने की कोशिश कीजिएगा तो शायद ये जन्म आपका ठोकर खाते खाते ही खत्म हो जाए। तो दूसरों के ठोकर से आप सीख लीजिएगा। आदमी थोड़े दूर जाता है तो किसी से पूछ लेता है कि कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से नहीं मुड़ना है। तो अपने जीवन में भी कभी कुछ है तो सीख लिया कीजिए। कभी कभी आपसे छोटे लोग भी आपको बहुत अच्छा ज्ञान दे देते हैं। कोई इस चीज़ का अंत नहीं होता है सीखने का। सीखने के मामले में थोड़ा बेशरम बनना पड़ता है, कोई जहाँ से मन मिले वहाँ से सीख लेना चाहिए। हमको तो लगा था कि विजय बिंद्रा जी हम लोग को भी कुछ सिखाएंगे। हालांकि चीज़ें बहुत पता है, 1-2 साल पहले, 1.5 साल पहले आपसे एक बात उन्होंने बोला था, कई चीज़ों को लेकर, डिसीजन को लेकर काफ़ी अच्छी मिल रहा है हमारे। तो उन्होंने कहा कि इक्विटी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कई बार ऐसे डिसीजन है, हम लोग टीचर हैं, उतना बिजनेस के बारे में हार्डकोर उतना आइडिया नहीं था, टीचिंग के मामले में ज़्यादा था, तो एक आप डिसीजन गलत ले रहे थे हम लोग। उन्होंने भी काफ़ी इस चीज़ों में हेल्प किया था। तो किसी से डिस्कस कर लेना चाहिए, और इंस्टेंट डिसीजन लेने से बचिएगा। इंस्टेंट अचानक कुछ हुआ, नहीं हम भी ऐसा करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंस्टेंट डिसीजन कभी भी हमेशा खतरनाक होता है। डिसीजन क्या ले रहे हैं सामने वाले का सुनिएगा। कई बार ऐसा होता है लोग डिस्कशन के नाम से अपनी बतिया खोल देते हैं। 4 आदमी के बीच में बैठेंगे और कहेंगे हम ऐसा सोच रहे हैं। ऐसा कभी मत कीजिएगा, पहले उनकी सुन लीजिएगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। क्योंकि जब आप किसी बड़े लेवल पे होते हैं ना, आप कहेंगे कि हम ऐसा सोच रहे हैं, तो आपके नीचे वाले लोग भी ना आप ही की बात में हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो बेटर है पहले उनके अपना बोलने से पहले उनकी बातें सुन लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, तभी जाके किसी डिसीजन पे पहुंचे। इंस्टेंट डिसीजन चीज़ों से बचेगा। और अभी डिजिटल इंडिया है, सबके हाथ में मोबाइल होता है। एक चीज़ अगर आप बहुत आगे बढ़ेंगे ना, एक प्रॉब्लम फेस करेंगे। बिना मतलब लोग आपके ऊपर उंगलियां उठाने लगेंगे, बिना मतलब, जिनको कोई मतलब नहीं। आप देखिएगा तो मतलब अजीब लगेगा। इस सब चीज़ों में कभी मत घबराइए। ये कॉस्ट होगी, आपको चुकानी पड़ेगी जब आप बहुत आगे जाएंगे। तो आप लोग बहुत आगे जाएंगे तो पहले से माइंड में कब करके रखिएगा, कुछ लोग होंगे जो बिना मतलब आपको सवाल पूछेंगे। इन लोगों को कभी इंटरटेन मत कीजिएगा, क्योंकि भाषा थोड़ी हार्ड हो जाएगी, लेकिन एक हार्ड हो जाएगा तो हो जाएगा। भाषा भाव को समझिएगा, भाषा का नहीं। कि कुत्तों की रेस में दौड़ने से घाटा ये है कि जीतने के बाद भी कुत्ता ही चला गया। एक बार एक रेस में ना कुछ कुत्तों को दौड़ाया गया, बीच में शेर माना गया कि कौन तेज दौड़ता है। शेर दौड़ा ही नहीं, कहा कि जीत के भी क्या फायदा, जीतने के बाद तो कुत्ता कहाँ आएगा। समझा? तो जब आप आगे बढ़ेंगे ना, ये कॉस्ट है, समझिएगा इस चीज। पहले ये कम था, क्योंकि पहले लोगों के पास में हाथ मोबाइल कुछ नहीं था, मतलब काना फूसी करवा जाता था। लेकिन अब ये बहुत बड़े पैमाने पे हो गया। इस सब चीजों से बचिएगा, और ये आएगा आपके साथ में। जैसे हम आपको छोटा सा व्यवहारिक चीज पे बताते हैं, जब बहुत आगे आएंगे ना तो कुछ कहेंगे इसका प्रोडक्ट खराब है, कुछ ना कुछ बोलेंगे। उसको बस ऐसे समझिएगा कि जब आप बढ़ते हैं तो आपके चेहरे में कभी कभी कुछ दाने निकल जाते हैं, उसको छेड़ा नहीं जाता है। 10 दिन 15 दिन बाद वो खत्म हो जाता है,
फिर दिखता तो है तो आपका चेहरा ही दिखता है, और ज्यादा खटोरेंगे ना तो बर्बाद कर देगा आपको। निकला है छोड़ दीजिएगा। एक समय आएगा जब आप ही जाने जाएंगे। यहाँ लोग किस चीज में नहीं उंगलियां उठा देते हैं, भगवान को उंगलियां उठा दिए लोग। अग्नि परीक्षा भगवान को देना पड़ा, हम लोग भी क्या औकात है यहाँ पर। इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़िएगा, जो है वो एकदम परफेक्ट है। चाहे जैसे गलतियां सबसे होगी, जो गलती करिएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। हाँ हमारे पास ऐसी गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से हम सुधारेंगे, बट कोशिश कीजिएगा गलतियां ना हो। लेकिन सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। और काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए आपको यानी कैसे आगे निकलते हैं। हम लोग भी फेस किए हैं, आप लोग भी फेस करना होगा। शुरुआत में सबको कॉस्ट चुकानी पड़ती है, और मैं लोग कहते हैं कि सबके अंदर कोई यूनिक क्वालिटी होती है। इसको पहचानने का एक तरीका होता है। जब आप मुसीबत में फंसेंगे ना तो वही काम कीजिएगा जो आपको सबसे अच्छा आता है, सबसे अच्छा आता है। आप मुसीबत में फंसे, हम लोग जब इंटर पास किए थे तो हम लोग के सामने रिफाइंड प्राइसेस आया था। सबसे पहले वेल्डिंग मारना चालू किया था, बिना किसी काम का, किसी दुकान पर बैठ के वेल्डिंग मारते रहो। अरे सही भी मारते थे तो 4 बच्चे सुना देता था, ऐसे नहीं ऐसे होता है, क्या बात करते हैं, बढ़िया मारते थे और वही सुन लेता था आदमी। फिर धीरे धीरे किसी को पढ़ाना धीरे धीरे चालू किया। कुछ दोस्तों ने कहा कि भाई तुम पढ़ाओ, ठीक पढ़ाता है, तो आदमी उधर चला गया। तो आपको भी पता है कि आप किस चीज में अच्छे हैं, तो धीरे धीरे अपने आप को अंदर वो पहचानिए, उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, और इधर उधर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुसीबत आए तो अपने आप को एक बार थपाइएगा कि हाँ आप उस इलीट क्लास में हैं जिसके सामने मुसीबत आई है, और एक समय आएगा कि जब आप इस मुसीबत को पार कर जाएंगे, और एक समय आएगा कि जब यहाँ आके आप अपनी अपनी संघर्ष की कहानी बताएंगे कि हम भी ऐसा थे। और हम आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि भगवान से हाथ जोड़कर यही दुआ मांगते हैं कि जितने लोग हैं देश में सबको एक दिन अपनी कहानी सुनानी पड़े, क्योंकि यह देश वीरों की धरती है, वीरांगनाओं की धरती है। यहाँ पर हर बच्चा यहाँ का फौलाद है अपने आप में। यहाँ पर तो ये बात है अब इस सदी में हमें अपना नहीं, अब इस देश का भी एक ऋण चुकाना होगा कि शायद पिछले जन्म में बहुत सौभाग्य, बहुत अच्छा काम किए होंगे तो हिंदुस्तान में जन्म लिए, वरना अगर जन्म के समय थोड़ा बहुत बॉर्डर क्रॉस करते ना उधरिया हो जाते ना। क्या दुर्दशा होता जिनका कोई हद नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा उधर घसक जाते थे, लेकिन ये हम लोग का सौभाग्य है। एक चीज हम लोगों ने गलती किया के बाद हमने महिलाओं के पावर को अंडर एस्टिमेट कर दिया। हम लोग 1947 से ये पुरुष समाज है, ये सोच रहा है कि देश को आगे ले जाने के लिए, अभी तक सोचिए रहा है। ये हम लोगों से गलतियां हुई है, और लड़कियों को हमने जो साथ छोड़ दिया महिलाओं का नाम, बस यकीन मानिए जिस दिन भी भारत देश की महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला ली, 10 साल में देश की सूरत बदल जाएगी, दुनिया देखते रह जाएगी। और जो महिलाएं, यही मौका है आपको साबित करके दिखाने का। आप किसी कोई कहे कि आप कम है तो थोड़ा सुन लीजिए, कहिए कि दिखाएंगे तुमको, करके दिखाएंगे, जुबान से नहीं, वो करके दिखाएंगे कि तुम्हें भी याद होगा। और इतना महिलाओं को आगे बढ़ना है, खुद को अपने आप को इतना निखारना है कि किसी घर में अगर लड़की पैदा हो तो खुशी मनाई जाए। आज गांव के सेक्टर में क्या है, थोड़ा सा लोग महिलाओं को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हर जगह पे कदम से कदम मिला के महिलाएं आगे बढ़ी, ये गलती हम लोग से हुई है, और वी एक्सेप्ट दिस। क्यों ना, अगर हम लोग से हो सकता था, आज़ादी की इतना दिन हो गया, हम लोग देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा चुके रहते हैं, क्योंकि किस चीज़ की कमी है हम लोग को। थोड़ा सा हम लोग ने क्या किया, गलती कर दिया, तो भाई देश की महिलाएं हम लोग की उस गलती को थोड़ा माफ करें, और आज आप लोग भी अब देश में कदम से कदम मिलाएं ताकि साथ दे, वरना अकेले पॉसिबल नहीं है देश का, वरना एक समय मिला है आप। हम इस चीज़ को ज़्यादा समझ सकते हैं क्योंकि हमारी खुद की बहन नहीं, अपनी बहन नहीं, लेकिन अभी भी हम अपना घर देखते हैं ना तो लगता है कि बहुत बड़ी कमी है। और अगर बहन रहती तो चीज़ों को अच्छे से समेट के रख सकते हैं। अब तो इसलिए हम देखेंगे हमको इंडिया में सबसे ज़्यादा राखी बांधी जाती है पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा राखी बांधी जाती है। नहीं था तो हमारे यहाँ मांझी जी थे ना, तो कहे कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा लो तो बहन नहीं थी तो क्या दिक्कत है, दुनिया में सबसे ज़्यादा राखी बांधी है। अब
मतलब हम सोचते हैं कि अगली राखी इस बार 7,500 राखी बांधेंगे, 7,500। और हर साल रक्षाबंधन के बाद पहले ही रक्षाबंधन से पहले हमको एक डॉक्टर अपॉइंट करके रखना पड़ता है कि सर मेरा ना ब्लड रुक जाएगा, इतना राखी बांधी जाती है। तो आप एकदम ना स्टैंड बाई पे रेडी रहिएगा वहाँ पे। अरे इतना राखी बांधने के बाद एक आदमी आता है मेरा हाथ उठाने वाला, वो हाथ लेके चलता है, हम ऐसे चलते रहते खुश नसीब है वो लोग जिनके घर में बहनें हैं, जिनकी बेटियां हैं। आप उसकी कदर नहीं कर सकते हैं तो यकीन मानिए इसका बदला भगवान जरूर लेता है। आजकल लोग देखते हैं कि लोग बहू की कदर नहीं करते। अरे वो आपकी बेटी है, चेहरा बदल के वापस भगवान ने भेजा है आपको, नहीं कर सकते कदर ना। तो आपने भगवान की कीमत को ठुकरा दिया है। अपनी घर में मुसीबत आएगा तो कहेंगे कि पता नहीं क्या हो गया। चाहे चांद में पहुंच जाइए, चाहे जितना भी आगे चल दिए, अपनी सभ्यता संस्कृति को मत भूलिएगा वरना मिट जाइएगा। सब लुट गए जहां से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। भारत को मिटा कभी नहीं, इसलिए याद रखिएगा अपनी संस्कृति को नहीं भूलना। और हमसे गौरवपूर्ण संस्कृति पूरे भारत, पूरे विश्व में किसकी है यहाँ पर। तो ये चीजों को थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रखना है और आपस में मिलजुल के एक देश वाली भावना लेके चलना है कि हम सबको मिलकर देश को अपना उस पुराना जो गौरव मिला था उसको वापस लौटाना है। और आप लोग आगे बढ़ेंगे, युवाओं में है, अब जिधर युवा चलते हैं उधर ही सब कुछ चल देता है। आप तलवारों के सहारे पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप युवा लोग हैं, आपको कौन रोक सकता है आपको। मैं दरिया हूँ, अपना हुनर जानता हूँ, जिधर से भी गुजरूंगा अपना रास्ता बना लूंगा। युवाओं में यही है, भले जेब खाली हो, जेब में गांधी हो या ना हो, दिल में आंधी होनी चाहिए। जो खाने हैं वो कर लेंगे आप, और नहीं कर सकते हैं तो दुर्भाग्य इस भारत की धरती पर जन्म लिया हुआ ये व्यर्थ हो जाएगा। आप तो एक कहानी लिखना है जो आगे जाके सबको सुनाना है, और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आएगी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से 2 किलो जो एक्स्ट्रा। तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। एकदम मिसाल बनिए। आप सब लोग को, हमारा आप सब लोग को ढेर सारा शुभकामनाएं, दुआएं। आपके ठोकरें आएंगी, लगेंगी ठोकरें, उसी को ठोकर लगती है जो चलता है, जो सुतल है बेड के ऊपर कुर्सी का ठोकर लगने वाला है। और ठोकर नहीं लगेगी तो नहीं आगे बढ़ सकते हैं। काम चोरों से तो इंडिया परेशान है, जो कुछ नहीं करता वो भी संडे को आराम करता है। काम बस ईमानदारी से कीजिए। हम लॉकडाउन का एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। हमारे एक लेबर जो काम करते हैं, लेबर लोग, उनकी बहुत दुर्दशा हो गई लॉकडाउन में, रियल में। एक्चुअली उनके साथ प्रॉब्लम क्या था, देखो बैकअप मनी, वो डेली कमाने वाले हैं, डेली खाने वाले। उनका अगर 10 दिन का दिहाड़ी बंद हो गया ना तो उनके लिए बहुत दिक्कत आई। और लॉकडाउन में बेचारों के साथ क्या हो गया, और कितनी पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट भी कितना को देख सकती है, लिमिटेशन है वहाँ पर, तो उसके साथ बहुत दिक्कत है। तो हमसे बेचारे, हम भी लॉकडाउन में खाली बैठे थे, तो हमसे बोले कि देखिए एक तो काम नहीं मिलता है, मिलता है तो हम लोग को महीना में 20 दिन मिलेगा, 22 दिन मिलेगा, हम लोग के पास बैकअप नहीं होता है। उसको हमने एक छोटा सा बात बोला, भाई देखो एक काम बस मेरा 1 महीना करके देखना, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ देना। काम पे जाते कितने हो, तो बताया कि 8 बजे जाते हैं। अलग अलग शहर में वो काम करने वाले मजदूर जो आते हैं, मिस्त्री, उनका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है। हमारे यहाँ 8 बजे आते हैं और फिर दोपहर में लंच करते हैं, शाम में 4-5 बजे 5 बजे चले जाते हैं। तो मैं 8 बजे के काम में आप कितने बजे जाते हो? क्योंकि सर वही पहुँचते पहुँचते 7:15 हो जाता है, तो खाने नहीं बनाते चाय पीते 8:30 हो जाता है। हमको एक बात बताओ, ये आधा घंटा तुम किसमें काटे? कहा कि जहाँ काम करने गए ना उनके में से नहीं, यही इस गड़बड़ है। आप अपनी जिम्मेदारी में से आधा घंटा काट लिए, आप वहाँ 15 मिनट पहले पहुँच गए, तो क्या बोलते हैं मास्टर, पगला कर एक महीना काम करके देखो, बस तुम आप
15 मिनट पहले कहे थे देखो, कोई इंसान 15 मिनट पहले पहुंच जाता, 5 मिनट पहले ही काम चालू करता, बाकियों के आने से पहले। लंच में जाते थे तो जब सब चले जाते थे 1-8 मिनट लेट से लंच जाते थे, कुछ नहीं होने वाला है, 1-8 मिनट लंच खत्म होने से पहले ही चले जाते थे। बाकी लंच खत्म हो गया 10 मिनट बाद आ रहा, वो लंच खत्म होने से 1-8 मिनट पहले ही चले जाते थे। जब सारे लोग 5 बजे चले जाते थे तो 5:05 पे जाते थे। तो हमसे कहें कि खान सर ये आप बता रहे हैं, नहीं बहुत पटान बात बता रहे हैं आप, तो भैया 1 महीना काम करो, हाथ जोड़ देते। आज के टाइम पे जब 1 महीना काम किया, 10 दिन के अंदर लोगों को हो गया यार कितना ईमानदारी से काम करता है। आज उसको फोन से लोग बोलते हैं कि भाई मिस्त्री खाली हो, फोन से बोलते हैं। लोग क्या करते हैं पता है, इसको काम दे देंगे ना तो टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है, काम वही है। आप दुनिया में कुछ भी कीजिए, बस आपने क्या कीजिए ईमानदारी से। और आपके यहाँ जो काम करने आ रहा है ना, प्लीज उसका भी आप लोग मतलब जो भी आप लोग एंटरप्रेन्योर है तो आपके अंदर में भी लोग काम करेंगे उसका भी ध्यान रखिएगा एक परिवार की तरह। ये नहीं कि उसका भी रोज रख के सैलरी रख ले 2 महीना 3 महीने का और उसके बाद कहेंगे कि चौपट का हो गया। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होता, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। देखिए याद रखिएगा, बड़ी कंपनी कस्टमर तक डायरेक्ट नहीं पहुंचती है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखती है, डायरेक्ट कस्टमर को सामान नहीं बेचती है। अगर किसी बिस्किट कंपनी को तो सोचिएगा बिस्किट डायरेक्ट नहीं देगी, बीच में क्या रखती है, डिस्ट्रीब्यूटर रखती है। उसी तरह ऊपर वाला भी ना सबको हाथ में डायरेक्ट पैसा नहीं देता है, बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर रखता है। हो सकता है आप एंटरप्रेन्योर वही डिस्ट्रीब्यूटर है, आपके माध्यम से गरीबों का चूल्हा जलता है, मत मानिएगा। उन गरीबों का हाथ मत लाइएगा, नहीं तो बड़ी कंपनी को दिख जाता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है तो उस डिस्ट्रीब्यूटर को चेंज कर देता है। अगर गरीबों का हक मारेंगे और ऊपर वाले को नजर पड़ गया कि ये डिस्ट्रीब्यूटर ठीक नहीं है तो साइड कर देगा और फिर कहेंगे कि अब हमारा बिजनेस चौपट हो गया। अरे बापू तुम खुद चौपट किया। ईमानदारी से उसूल बना के रखिए, सूखी रोटी खाना पड़े, एक ही रोटी खा, आगे जाके धीरे धीरे सुधार होगा। ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जब भी कोई इंसान आगे बढ़ा है तो ईमानदारी से ही आगे बढ़ा है। लूट कर आप 1 दिन खुश रख सकते हैं, 2 दिन खुश रख सकते हैं, चोरी करके कुछ दिन खुश रख सकते हैं, लेकिन जब भी अगर आप अस्थायी और आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, ईमानदारी करके। कितना दिन झूठ चलेगा ये आपका, कई दिन। आज के लोग पढ़े लिखे हैं, वो पहले जमाना अलग था कि मदारी दिखा के ढोल बजा कैसे कर देंगे तो लोग चलाएंगे। अब नहीं, अब तो डिजिटल इंडिया है, आपसे जाने से पहले वो पता करके आया आप कौन सी है। बहुत टफ हो चुका है आजकल, समझ आगे कि नहीं आगे। अभी हम लोग का जो एजुकेशन सेक्टर है ना, पहले क्या था कि बंद कमरे में क्लास होती थी, डिजिटल वगैरह नहीं होता था, तो आदमी पहले जो कोरोना के पहले करता था उतना घर से नहीं भी मेहनत, जितना जो नहीं भी मेहनत करते थे ना वो भी चल जाते थे। अरे चलो यार बता देंगे, अभी तो बोल के देखिए वो रिकॉर्ड है। आप 2 मिनट में तो जितने ज्यादा बुलंदी पे जाइएगा, इंसान और पतंग जितनी ऊंचाई पे जाता है काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है, तो थोड़ा सावधानी से। इंडिया में सब चीज सीखने को मिलता है, धीरे धीरे मिलेगा और भगवान से उम्मीद करते हैं ऊपर वाला जल्दी से जल्दी आप लोगों को कामयाब करे और इतने बुलंदी पे जाइए कि आप लोग की केस स्टडी हम लोगों को भी पढ़ना पड़े। इतनी आगे जाइए आप लोग को कि एक समय हम लोग भी आपको देख सकें। हमसे क्वेश्चन सर, अभी क्या क्वेश्चन पूछने क्या खान सर से कुछ 2-4 नहीं? अरे पगारिए पब्लिक मेरे को वापस। अरे भाई बता दो पूछना है कि नहीं पूछना है? अरे सुनो, अगर क्वेश्चन पूछना है हाँ है तो बोलो, ना है नहीं। रुको रुको, अरे दोनों बोलोगे तो नहीं सुनाई देगा। हाँ हाँ की आवाज कम है, अब ना बोलना है अगर नहीं करना। ना दोनों की सेम सेम लग रही है, हार रही है पब्लिक। सवाल पूछने के नहीं, एक बार हाँ या ना, एक बार दोबारा से। अरे मुझे तो बताने दो अभी। हाँ वाली पब्लिक, हाँ वाली पब्लिक ज्यादा लग रही है, एक बार ना का भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ ही है, फिर क्वेश्चन पूछ लेते हैं खान सर से। आइए
भैया बताइए किसका सवाल है खान सर से? अभी हम बोले तो डाउट सेशन नहीं है। नहीं ठीक है। देखो सर, देखो आपने कहा था कि पढ़ाओ ऐसे कि डाउट सेशन ना लेना पड़े, और क्या ये मानेंगे नहीं? लेंगे जरूर। हाँ जी सर बोलिए। खान सर, आपका पूरा नाम जानना चाहते हैं और थोड़ा आपने स्ट्रगल कैसे। देखिए, बिल्कुल आपको अधिकार है पूरा नाम जानने का, लेकिन हमने इतिहास से यह सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ नहीं सीखता है। हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो निर्दोषों की कोई गलती नहीं थी। थोड़ा सा आपको हम अपने थोड़ा सा हिस्ट्री को ले जाते हैं। आप बिजनेसमैन है, शायद इंटरेस्ट ना हो तो खैर थोड़ा सा। तो जलियांवाला बाग में जब हत्याकांड हुई, जनरल ओ डायर ने जनरल आर डायर को कहा कि गोली चला दी। उस छोटे ने गोली चला दी। लेकिन आदेश दिया था जनरल ओ डायर, गोली मारा गया। उन निहत्तों की क्या गलती थी? न जाति देखी गई, न मजहब देखा गया, गोली मार दिया गया। उस गोली मारने के 21 साल बाद 1919 की घटना है। 1940 में उधम सिंह, भारत का वह वीर सिंह अमर है। उधम सिंह जब इंग्लैंड में गए और लंदन में उसके घर में घुस के उधम सिंह के छाती पे गोली मारे थे। और जब जज ने पूछा था कि नाम क्या है, तो उन्होंने कहा था राम मोहम्मद सिंह आजाद। राम मोहम्मद सिंह आजाद। समझा गया? मेरा नाम क्या है? इतिहास माफ नहीं करेगा और उन शहीदों के लिए ये एक शर्म की बात हो जाएगी। उनकी आत्मा को उस दिन गर्व का जब हम सब अपनी जाति, धर्म, मजाक छोड़कर एक हिंदुस्तानी का लाएंगे यहाँ पर। जब हम गुलाम थे तो हिंदुस्तानी थे, आजादी ने हमें हिंदू मुसलमान बना दिया है यहाँ पर। आज भी अगर आप कहते हैं कि मेरा नाम क्या है, तो सुनिए आपको जवाब, मेरा नाम क्या है? आई एम इंडियन। भैया एक ही सवाल का जवाब इतना खतरनाक है, देख लो पूछ रहे हो। बर्दाश्त कर पाओगे? लग नहीं रहा कि सुनना चाह रहे हो। एक बार हाथ जोड़ के एक बार ऊपर 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 मेरा नाम मनोरमा है और कल से आज तक में सबसे ज़्यादा एनर्जी इस स्टेडियम में आपके आने से मिली है। ये आप लोगों का प्यार है, ये जो आपने इतना सम्मान दिया, और ये आप लोग के माँ बाप का सिखाया हुआ संस्कार है। वरना आज के समय घड़ी सबके पास है, समय किसी के पास नहीं है। का सवाल है क्योंकि आप बिहार से हो और फॉर्चुनेटली मैं भी बिहार से हूँ। हम जब एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो आज भी जब एक बिहारी को देखा जाता है तो IAS, IPS, UPSC सर्विसेज के पीछे हम भागते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में हम लोग कहीं पीछे हैं। और एक महिला होने के नाते मुझे बहुत ही थोड़ा सा शॉकिंग से देखा जाता है कि आप एंटरप्रेन्योर हो। तो सर, आप इतने सारे इवेंट करते हो, बहुत ही साधारण तरीके से आप चीज़ों को समझाते हो, देखते हो। आपकी नज़र में बिहार एक एंटरप्रेन्योर राज्य कब बनेगा सर? आपका एक क्वेश्चन नहीं है इसमें। पहला कि हम बहुत सारा इवेंट ज़्यादा नहीं करते, कुछ जो एजुकेशन से रिलेटेड रहता है वही करते हैं। दूसरा, बिंद्रा जी हमारे दोस्त हैं और उन्होंने कहा कि खान सर आपको आना है, तो कुछ दोस्ती होती है
तो एक अपना दोस्ती का उसूल है कि हम आपकी बात नहीं काटेंगे, आप हमारी बात नहीं काटेंगे। तो एक वो अलग बात है। दूसरा, आप कहेंगे हम बिहार से हैं। हम उस बिहार से हैं जिसको मगध कहा जाता था, जिसकी सीमाएं अखंड भारत से थी। तो पहली बात, आप जितने लोग हैं आप ये समझ लीजिएगा हम उस बिहार से हैं जिसका नाम मगध था और जिसकी सीमाएं अखंड भारत से थी, और मेरा सपना है वही अखंड भारत। अब अपने वर्तमान बिहार को, ठीक है, हम किस बिहार से हैं आपको बता दिए, मगध। तो अब हम आते हैं एंटरप्रेन्योर वाले। देखिए, एंटरप्रेन्योर के लिए कुछ चीजों के समझिए। जब आपके घर में खाने को नहीं रहेगा, गरीबी चरम पे रहेगी, तो सबसे पहले अपनी फैमिली की सिक्योरिटी सोचता है, चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, बच्चों को पढ़ाना हो, बूढ़े माँ बाप की इलाज का पैसा हो। तो हमारा बिहार में क्या है कि एक बाढ़ ऐसी समस्या है और जनसंख्या घनत्व जाते हैं, यूपी बिहार दोनों की जनसंख्या प्रॉब्लम, ये दोनों का कॉमन फेस है। हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या है। और दूसरा क्या चीज है ना कि एजुकेशन का वो जो लेवल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए था, वो थोड़ा सा अभाव हो गया। तो ज्यादातर लोग ना उस सिक्योरिटी को ही पूरा नहीं कर पाए। अब आप बताइए, किसी के अपने बच्चे का फीस का नहीं है कि 6 महीने बाद 6 महीने का उसका फीस बढ़ गया, उसके बूढ़े माँ बाप के लिए नहीं है। अब वो किस हिसाब से एंटरप्रेन्योर के लिए सोचेगा। आप जरा इसको छोड़ के अमेरिका चाहिए, इतना बड़ा लैंड मास है अमेरिका के पास, कनाडा के पास, कुछ भी नहीं तो किसी के पास 500 एकड़ जमीन है। अब बताइए, क्या उस 500 एकड़ जमीन का मालिक सोचेगा कि बच्चों की फीस कैसे जाएगी, बूढ़े माँ बाप का इलाज कैसे होगा? नहीं भैया, 500 एकड़ में 100-200 गाय पाल देगा तो फर्स्ट क्लास की जिंदगी जी लेगा। तो एंटरप्रेन्योर आता है एक स्टेप के बाद। तो सबसे पहले हम क्या है ना, पहले तैरना सीखें, उसके बाद ओलंपिक में जाएंगे मेडल लेने के लिए, डायरेक्ट ओलंपिक में नहीं। हमारे बिहार में अभी ये बहुत समस्या है। ये चीज एक ना अभी ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा एक लेवल पे आ जाए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। छोड़े रहेंगे वही बिहार है ना जिसने पहाड़ काटा था ना, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ये जरूर बदल जाएगा यहाँ पर, और वो पुराना मगध के रूप में जरूर आएगा। और थोड़ा ये समस्या आप खुद फेस करिएगा कि एक इंसान के पास जब इतने चरम पर गरीबी आ जाएगी तो उसको ये सब नहीं सूझेगा। अब एंटरप्रेन्योर के लिए आपको चाहिए कैपिटल, पैसे चाहिए, आपके पास 3 टाइम्स मनी चाहिए। एक रनिंग मनी चाहिए, कुछ बैकअप मनी चाहिए, कुछ लॉक मनी होता है कि आपका बिजनेस में पैसा फंस गया है, कुछ रनिंग में चाहिए, कुछ बैकअप में चाहिए, और ये उसके पास खुद की फैमिली को चलाने के लिए नहीं है। तो एक सिंपल सा रास्ता दिखता है कि बच्चे को क्या किए, खेती से कुछ पैसा मिला, कोई जानवर पाल लिए, गाय भैंस, कुछ पैसा मिला, बच्चे को पढ़ने के लिए भेज देते हैं, क्योंकि पढ़ाई में पैसा ज्यादा लगता है बट धीरे धीरे करके लगता है। तो उनके लिए एक सिंपल सा रास्ता यही था कि थोड़ा बहुत पैसे को भेज दो, 2-4 हज़ार महीना देते रहेंगे, वो बच्चे वहाँ कहीं ट्यूशन पढ़ा लेंगे, कोई काम कर लेंगे, पढ़ के IAS ऑफिसर बन जाएंगे, कोई छोटा मोटा भी जॉब कर लेगा। तो रेलवे, SSC, UPSC हर जगह कब्जा करके बैठ गए आप। लेकिन उसके बाद बैकअप नहीं। जिस दिन उसके बाद बैकअप आ जाएगा तो क्या छोड़ेगा पीछे? नहीं छोड़ेगा। आप खुद से देखिए, आप कहते हैं कि बिहार में एंटरप्रेन्योर नहीं है, आप किसी को बिजनेस के लिए लोन मांगने के लिए नहीं मिलता है बेचारे को, स्टूडेंट को पढ़ने के लिए लोन नहीं मिलता। फंड प्रॉब्लम है यहाँ पर। जिस दिन फंड प्रॉब्लम दूर हो जाएगा ना, उस दिन वो फिर परेशान कर देगा एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रीज को। जल्दी से बोलेंगे तो बहुत पैसे का प्रॉब्लम रहता है रियल। अच्छा, गरीबी सबसे पहले तोड़ती है तो कॉन्फिडेंस, सबसे पहले कॉन्फिडेंस तोड़ती है। हम फ्राइडे की घटना बता रहे हैं, फ्राइडे की, आज संडे है ना, फ्राइडे की हम पढ़ा के उतर रहे थे ना, एक लड़का हमारे पास आया, कहा कि सर फीस 2-3 किस्त में कर दें। तो हम कहे क्या दिक्कत है भाई? कहा कि सर अभी नए आए हैं, घर से उतना पैसा नहीं मिलता है, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। अब क्या उम्मीद करते हो एंटरप्रेन्योर का हिम्मत लाएगा? आप सोच सकते हैं अभी वो उसके पास उतना कहाँ से स्टार्ट करेगा? तो पहले खड़े होने के लिए तो आए वहाँ, कॉन्फिडेंस तोड़ देता है गरीबी। और एंटरप्रेन्योर के पास सबसे ज्यादा क्या होता है? कॉन्फिडेंस। कितना भी टेंशन में रहेगा ना, उसको कॉन्फिडेंस आ रही यार इस प्रॉब्लम से हम निकाल देंगे। और गरीबी का पहले लेवल से ऊपर उठेगा, फिर वो भी बदल के दिखाएंगे। कुछ दिन वेट कीजिए, हो सकता है कुछ सालों बाद हम आए तो बताएं कि देखिए बदली हुई सूरत दिखती है यहाँ पर।
नमस्कार। सर मेरा एक सवाल है। मेरा नाम विपुल शुक्ला है और मेरी एज अभी 21 है, ठीक है। तो मैंने अभी रिसेंटली कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर किया है। तो मैंने चाणक्य की नीति पढ़ी थी। तो चाणक्य की नीति में चाणक्य की एक चीज बोलते हैं, वो कहते हैं कि जंगल में जो टेढ़े पेड़ होते हैं वो बाद में कटते हैं, लेकिन जो जंगल में सीधे पेड़ होते हैं वो तुरंत कट जाते हैं। तो आप मतलब तो समझ गए होंगे कि लाइफ में क्या करना चाहिए और किस तरीके से हमें मतलब टेढ़े बन के रहना चाहिए कि अपने सीधे बन के रहना चाहिए। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि किस तरीके से लोग जो है आपसे मतलब सेल्फिश ज्यादा होते हैं। क्योंकि अभी तक मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन 21 में जितना मैंने अभी तक काम किया है बहुत ही टेढ़ा पेड़ है ये, बहुत टेढ़ा पेड़ है जो सवाल पूछ रहा है। खान सर एक बार आगे जाओ इसको। देखिए समझिए, जैसा देश वैसा भेष। अगर प्यार से बात करने वाले हैं, प्यार से बात कीजिए। सब लोग प्यार से नहीं मान सकते, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं देता। एक चीज हमेशा याद रखिए, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, रूडली बात कर लेते हैं, तो फिर प्यार से बात करने का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर आप उसे प्यार से नहीं समझा सकते। लेकिन अगर आप उसे शुरुआत में प्यार से डील करते हैं तो अकड़ने का ऑप्शन तो लास्ट तक रहता है। ये शुरुआती ऑप्शन गड़बड़ नहीं है, और मिजाज में कुछ शक्ति की जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड डिपेंड करना चाहिए सामने कौन है। एक ऐसा हाँ अतिथि देवो भव है, इसी चक्कर में अंग्रेज धो के चल गए सब। हम लोग जाते हैं वास्को डी गामा को बांध के मारते थे। जी सर पूछिए। नमस्कार, मेरा नाम सत्या पांडे है। मैं उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से बिलोंग करता हूँ। हमारे बाबू मिर्जापुर सर गिर जाएगी। विवेक बिंद्रा सर जी मिर्जापुर की बहुत बात करते हैं, लेकिन देखने के लिए नहीं करते लोग। मेरा आपसे क्वेश्चन यही था कि भारत के एजुकेशन सिस्टम को हम लोग कैसे बदल सकते हैं और उसमें क्या विशेष बदलाव की जरूरत है अभी, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे या कुछ हम लोगों को ज्ञान की बातें बताएं, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत खराब है। अगर इससे सरकार देखो 30,000 जनता है, अगर आज आप इस आवाज को उठाएंगे तो सरकार के पास भी जाएगी। देखिए हमारे लाइफ का उसूल अलग है। हमें जो करना है हम खुद से करते हैं, किसी के भरोसे नहीं करते। हमें जो करना रहता है ना, हम ये सोचते नहीं कि गवर्नमेंट आएगी या नहीं आएगी, खुद से करना है। और भारत का सिस्टम प्राचीन काल में इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट था, हर गांव का अपना बढ़ई होता था, लोहार होता था, उसका अपना बिजनेस के लिए वो एक मंडी होती थी, इंडिपेंडेंट था। अमेरिका की तरह नहीं कि 10 गांव के बाद देखो ये इस तरह ही नहीं, इस एरिया में केवल रेसिडेंस रहेगा तो मार्केट वहां रहेगा। हम लोग शुरू से हम लोग विगत कुछ सालों में खो दिए। एजुकेशन क्या है कि इसकी सबसे बड़ी खराबी है कि एजुकेशन में जब आप बदलाव देखेंगे वो तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी छोटे बच्चे को आप सोचते हैं अच्छा एजुकेशन दे, उसमें बदलाव आपको 20-25 साल बाद दिखेगा। वो छोटा बच्चा क्या कर लेगा उसको अपने, इस वजह से बहुत सारे लोग एजुकेशन में सर्वाइव नहीं कर पाते। अरे यार 20 साल बाद हो गया। और जो आए जिनके पास इतना पैसा है, जो 20 साल तक उस चीज को संभाल सकते थे, वो पैसे कमाने पे लग गए, लूटने में लग। किसी को बुरा लग जाएगा, लगना भी चाहिए, क्योंकि बुरा लगने के लिए बोलिए, बुरा ना लगे तो फिर बोले फायदा क्या है। कोई गलत को गलत नहीं करेंगे तो खुद को सही समझने लगेगा। तो अब हो क्या दिया, इतना चीजें टफ थी, एजुकेशन इतना महंगा होते गया था, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि पूरा एजुकेशन कैसे महंगा हो गया। पढ़ाई में कौन चीज आ रहा है,
अरे खूब से खूब गला फंस गया तो मुलेठी की जड़ सब्जी मंडी से खरीद के चबा लीजिए लास्ट में। और कोचिंग का इसमें नहीं समझ में आया। किसी भी चीज को रनिंग कॉस्ट एक होता है, लेकिन लाखों में चीजें जाती हैं, हमको ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो शुरुआत में हमने भी कहा कि भैया हमसे अपने हो सकता है चीजों को करें। तो हमने दो चीज किया, गौर कीजिएगा। फीस को उस लेवल पे ले गए कि जिससे नीचे सर्वाइव मतलब एकदम मिनिमम ले गए, लेकिन उसी दौरान क्वालिटी को मैक्सिमम रखें, क्वालिटी को एकदम मैक्सिमम रखें। वरना केवल फी कम करने से क्या होता है, सरकारी में तो पैसे नहीं लगता है, सरकारी में तो पैसे नहीं लगता है। तो फी कम करके क्वालिटी को बढ़ाना, इससे क्या होगा ना कि गांव का लड़का जो एफोर्ड नहीं कर सकता था भाई अब सब एफोर्ड करने लगा। और आप देखिएगा आने वाले 10 सालों में आपको एक बदला हुआ समाज लगेगा जब लोग सवाल करना सीख जाएंगे। सवाल जब पूछने लगेंगे ना तब समझ में आएगा। अब क्या है कि जो लड़के पढ़ने लगे ना, पहले में और अभी में बहुत अंतर आ गया। पहले लड़के आते थे तो उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था, अभी सीख के आ रहे। जिसमें सबसे ज्यादा काम किया तो डिजिटल इंडिया, ये ऑनलाइन क्रांति के माध्यम से लिमिट नहीं रहती। जैसे ये आपका एक स्टेडियम ही है इतना बड़ा, इसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है, लेकिन ऑनलाइन में क्या है लिमिटेशन है? हमको तो लगता है हमारे एप्लीकेशन में 71 लाख से ज्यादा लड़के इनरोल, लिमिट नहीं है उसका। तो वो उस माध्यम से पहले, और ऐसे देश में जब आगे कारवा बनता है ना तो लोग आते जाते हैं। अभी हजारों खान सर आएंगे, हजारों आप जैसे लोग आएंगे, हजारों विवेक मित्र आएंगे। फिर एक समय आएगा जब इस देश की सूरत बदलेगी और शायद हम लोग उस बदलते सूरत के गवाह बनेंगे कि हमारे सामने यह देश बदला था। भले हमने आजादी नहीं देखा, लेकिन बदलते हुए देश को जरूर देखा था और जरूर देखेंगे हम लोग इस देश को बदलते हुए। तो क्या आपको अलग लोग कह रहे हैं कि क्वेश्चन बंद करवा दूं? अरे आप सबने डीजे वाले को कहा क्वेश्चन बंद करवा दूं? नहीं, चलने देने हैं। हाँ तो अच्छा बजा ले गाना, तू भी अपनी पूरी कर ले आज की। सुनाई तो देना चाहिए हमें। जी सर बोलिए। हाँ सर, मैं डॉक्टर क्रांति सामने ये रहे। हाँ सर, मैं एक्चुअली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और चूँकि आप एजुकेशन सेक्टर में हैं तो मेरा ये आपसे पूछना है क्योंकि हमारे यूपी और बिहार के काफ़ी ज़्यादा बच्चे इस समय कोटा में हैं और आजकल आप देख रहे होंगे काफ़ी सरकारी केसेस शुरू हुए हैं। तो उसको रोकने के लिए क्यों नहीं हम लोग कुछ यूपी बिहार में करें, क्योंकि किसी के घर का बच्चा नहीं जाता है और उसका दर्द समझ सकते हैं। और डॉक्टर साहब आप ये अभी रिसेंटली बिहार की बेटी से यहाँ पर उन्होंने वो किया है, एक्सरसाइज किया है, ये बहुत तकलीफ होती है। इसके लिए ज़रूर आपको मतलब कुछ सोचना चाहिए, हम सभी को कुछ सोचना चाहिए और कहना चाहिए। और एक चीज़ और बोलना चाहेंगे कि आपने चूँकि बेटियों की बात की थी, आज वर्ल्ड डॉटर्स डे भी है, उसको भी हम लोगों को सभी को सेलिब्रेट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। आपने उन बच्चों के भी उठाया सवाल यहाँ पर कोटा में, ये चीज़ें बहुत हो रही हैं। हम आपके बात का सम्मान करते हैं और इसको और बेहतरीन देखने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे, अपनी टीम को बोलेंगे एक बार हम लोग खुद जाके कोटा के बच्चों से मिले, हम व्यक्तिगत जाएंगे उनके लिए। हम लोग कोटा में ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं, के साथ भी काफ़ी काम कर रहे हैं। यदि कभी भी कुछ जरूरत हो तो आपको हम वहाँ जरूर आएंगे, बच्चों से मिलेंगे। देखिए बच्चों को समझाना जरूरी है। जितने लड़के कोटा में तैयारी कर रहे हैं, तुम बहुत मन लगा के पढ़ाई करो यहाँ पर, तुम डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, उसके बाद भी आना तो हम यूपीएससी क्लियर कराएंगे, और अगर नहीं बन पाते हो तो भी आना तो भी क्लियर करा देंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना ऑलरेडी कर रहे हैं। बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं सर आपका। एक डॉक्टर को पृथ्वी पर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, और साइकेट्रिस्ट आज इंडिया का 10% पॉपुलेशन जो है वो सिजोफ्रेनिया जैसे चीजों से ग्रस्त है, लेकिन कोई समझने को तैयारी नहीं है। एक लड़का इमेजिनेशन में गायब है। हम जरूर आएंगे, और जो कोटा के होंगे लोग या जिनके छोटे भाई बहन पढ़ रहे होंगे ना, उनसे भी मुलाकात जरूर करेंगे ताकि उन बच्चों की समस्याओं को हम ग्राउंड लेवल तक जान सकें। धन्यवाद। एक मिनट सारे शांत हो जाए, 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए सारे शांत हो जाए भाई, 1 सेकंड।
देखो ऐसा है, ध्यान से सुनो, कोई क्रांतिकारी वीर बहुत वहां पे खड़े हो गए थे। ये बात सुनो, सब आना चाहते हो, डराना चाहते हो। पहली मंजिल से सवाल पूछूंगा, नहीं पूछा तो फिर क्या कर रहे हो यार? कुछ सीखे हो अगर खान सर से, तहजीब की सीखो। ये इन लोग का प्यार है सर, एक्साइटेड हो गए ये लोग, लेकिन आप थोड़ा हो जाएंगे। वैसे ही बहुत प्रज्वलित हैं कि मेरी गुजारिश है सिर्फ, हाँ बस बहुत आप लोग में अच्छी लगती है सबके क्वेश्चन आप खुद से सोचिए। आप यहाँ मेरी जगह बन के सोचिए, हम सबके क्वेश्चन को कैसे ले सकते हैं? हाँ तो गुजारिश है आप सबसे, स्नेहपूर्वक अपने को सवाल पूछ सकते हैं, प्रभु यहीं पर हैं, जवाब देंगे। हर किसी के सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, हर किसी के सवाल में सबके लिए कुछ जवाब होगा, उसको सुन लीजिएगा, उसको घर ले जाइएगा। तो जितने भी सवाल तो दे सकते, बट प्लीज उपद्रव ना करें, इतना एक्साइट होकर शोर ना मचाएं। मेरी आप लोगों से इतना गुजारिश है कि सवाल पूछते हैं, सवाल पूछ लीजिएगा, उनका जवाब सुन लीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं मारूफ अकेला, कानपुर उत्तर प्रदेश से। अच्छा सर, आप इधर हैं? मारूफ अकेला, कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। अकेला जी? अरे कम से कम इस भीड़ में आप अकेले नहीं है जी। क्योंकि मैं 3 विद्यालय का संचालन कर रहा हूँ और वर्तमान में कानपुर देहात में सबसे टॉप में विद्यालय है। मैं चाहता हूँ कि उस संस्था को प्रदेश और देश लेवल पर ले जाऊँ, तो क्या उसके लिए सुझाव चाहता हूँ? सर थोड़ा सा एक चीज करिएगा, आप संस्था को टॉप या संस्था को बेहतर से बेहतर आप एक कोशिश कीजिएगा कि संस्था में पढ़ रहे वाले बच्चों को टॉप करा दो। वो बच्चे टॉप रहने चाहिए। सर हमारी संस्था के अध्ययन वो गोदाम, अनाज रखने वाले गोदाम को क्लासरूम बनाए। हमारे यहाँ लगभग 200-250 फुट की जमीन पे बैठ के पढ़ते हैं। हमने कभी संस्था पे ध्यान ही नहीं दिया, जब भी ध्यान दिए बच्चों पे ध्यान दिए। तो सर एजुकेशन में वो करना है कि वो बच्चे ब्रांड एम्बेसडर बने आगे। तो बच्चों को एक बार बस 1 साल के लिए संस्था साइड में, संस्था साइड में आप किस पे ध्यान देना है? बच्चों को। और वो बच्चे बाहर जब निकलेंगे ना तो अपने आप में एक देश को बदलेंगे। बोल सकते। धन्यवाद। उनके लिए भगवान है। तो बस एक बात जाननी है कि हमें स्टूडेंट लाइफ में क्या करना चाहिए, बस एक बात, और क्या नहीं करनी चाहिए, बस एक बात। देखिए ये हर स्टूडेंट के साथ यंग एज में ये प्रॉब्लम होता है, वो एज की प्रॉब्लम है। बचपन में खिलौना अच्छा लगता है, और जिस उम्र में आप लोग हैं पता है आप लोग को क्या अच्छा लगता है। इस एज में ना एक चीज फर्क समझना, जितने यंग लड़के कामयाब आपको खुद होना पड़ेगा, और जिसके पीछे भाग रहे हैं ना वो तो मम्मी पापा भी लाके दे देते हैं। लेकिन कामयाब खुद होना पड़ेगा। कुछ बच्चे जो यंग एज में हैं वो सिंसियर होके पढ़ाई करें, सीरियस होके नहीं, सिंसियर होके। जैसे पढ़ना है तो पढ़ लो भैया, सीरियस नहीं। यानी बात सोसाइटी कर लिए, टेंशन में चल रहे, डिप्रेशन ये सब नहीं आता। सिंसियर होके पढ़ना है। इंसान जीवन में कभी फेल नहीं होता है, या तो वो पास होता है या तो कुछ सीखता है, फेल कभी नहीं होता है। We all are the student of society। आज भी हम लोग सीख रहे हैं, चाहे जितना भी एज हो जाए। कोई कह दे कि वो पूर्ण परफेक्ट हो गया, नहीं हो सकता है। राम जी के अपने भाई लक्ष्मण जी को सीखने के लिए वो खुद भेजे थे यहाँ पर, भेजे थे कि नहीं भेजे थे यहाँ पर? तो हम लोग की क्या होगा? तो हमें इस तरह ना सीरियस नहीं, क्या बनना है? सिंसियर। और चीजों में क्या जरूरी है, स्टूडेंट को एक लिस्ट बनाना चाहिए, उस काम से समझौता नहीं। और कौन कौन सी चीजें उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मोबाइल, फेसबुक या जिससे बतियाता है या दोस्त, उनको साइड करना कोशिश करना चाहिए, धीरे धीरे हो जाए। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं और लोग पीछे से रोश में है कि एक क्वेश्चन ये नीली शर्ट वाले भैया बहुत परेशान है, ये मैं मिला रहा हूँ पीछे वाले, ये जो आगे भागते हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं खान सर के साथ। भाई चलेगा लेने का क्वेश्चन? अरे थक गए क्या या भेज दे खान सर को? बता दो एक बार, मुझे लगता है खड़े होकर एनर्जी से बता दो खान सर को।
जी बिल्कुल। हाँ, बीइंग एन एजुकेटर, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। वहाँ ये समस्या आप बिहार और यूपी में भी देखते होंगे कि जो स्कूल लेवल का बच्चा है और जो कॉलेज में पढ़ रहा है, जिसको अभी अपने करियर को लेकर या ज़्यादा चिंता नहीं है, ज़्यादा विचार नहीं कर रहा है, वो बच्चा पढ़ने के लिए बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। उसको जोर जबरदस्ती करके पढ़ाना पड़ रहा है, उसके पेरेंट्स के दबाव में, क्लास के हिसाब से उसको पढ़ाने के लिए कहना पड़ेगा तू भैया पढ़ ले, थोड़ा सीख जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो नहीं, वो अपने मोबाइल में, खेल में और दूसरे कामों में व्यस्त हो जाता है। तो उसके अंदर वो ललक पैदा करता है, वो कैसे करी जाए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक और उसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन है सर। हाँ, जैसे इस साल आपने NCERT का सिलेबस अगर आपने देखा हो तो इस साल सिलेबस को काफ़ी कम किया गया। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि जैसे जो सिलेबस पहले था, NCERT बेस्ड सिलेबस था, वो ऑलरेडी कम था, बजाय के यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या राजस्थान बोर्ड की तरफ का, और वो सिलेबस ऑलरेडी और कम कर दिया। तो जो बच्चा स्कूल लेवल पर सीखना चाह रहा था, जो उसको सिखाया जाना था, वो चीज़ें सिखाने के लिए बिल्कुल गायब ही कर, जो चीज़ें आगे उसके कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में काम में आती, वो भी उसके देखिए चीज़ें जो है ना, पहले के जो सिलेबस में थे तो बहुत सारी चीज़ें नई आ गई। जैसे हम लोग के टाइम पे कंप्यूटर नहीं था, अब कंप्यूटर की चीज़ें आ गई यहाँ पर, तो चीज़ें बहुत सारी चेंज भी होती है। और रही बात जो पढ़ने के लिए, तो एक शब्द होता है संगति, उसका अर्थ होता है संग संग गति, एक साथ गति करो। तो जिस माहौल में रहेंगे ना, थोड़ा उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, संग संग गति का। तो लड़कों को हॉस्टल में या फिर एक जगह क्यों भेजा जाता है? थोड़ा उसके माहौल का भी असर पड़े। और धीरे धीरे लड़के जब सिंसियर होते हैं ना, अपने चीज़ों को समझने लगते हैं। लेकिन 9th 10th से पहले थोड़ा सा उनमें सिंसियरिटी की कमी रहती है। उनके पास जब एक गोल आएगा तो ऑटोमेटिक वो सीरियस हो जाते हैं। ठीक है, जय हो, जय हो, जय हो। विवेक सर भी आ रहे हैं। एक बार भैया तालियों के साथ डॉक्टर विवेक मिश्रा का स्वागत करेंगे। डॉक्टर विवेक मिश्रा का स्वागत एक मुझे भी पूछना चलेगा? खान सर, दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम की ऑडियंस से मिलकर आपको कैसा लगा? बहुत बेहतरीन लगा यहाँ पर। और इनके अंदर एक जुनून है यहाँ पर, वो एक इतना जुनून है, बस इनको एक सही गाइडेंस की जरूरत है। और उसके लिए तो आप हैं एंटरप्रेन्योर के लिए, और उस गाइडेंस में बस इनको झोंक देना, ये अपना रास्ता खुद बना लेने वाले, इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। कई बार कोर वगैरह हम लोग को पढ़ाने वाला है, अभी हमें अपने सब्जेक्ट के हम लोग स्पेसिफिकेशन
लेकिन एंटरप्रेन्योर भी ये है। तो कई बार फोन पे हम लोग डिस्टर्ब कर देते हैं इनको, ये भी इनका एक बड़ापन है कि बढ़िया से एकदम सर ऐसे नहीं, ये चीज़ें सही रहेंगी, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा रहेगा, ऐसा काफ़ी बेहतरीन उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी किया और वो काफ़ी सर उसके लिए थैंक यू यहाँ पर हमेशा से आप एक भाई की तरह गाइड। और ना वहाँ पर एक हम 2018 वीडियो की है, तो सर की हमने वीडियो देखा था, वो ऐसे सेल्फी में बनाई गई वीडियो थी। तो इन्होंने कहा था कि इन्होंने दुनिया का एंटरप्रेन्योर के मामले में सबसे बड़ा चैनल बनाया, पूरी दुनिया का एंटरप्रेन्योर के मामले में सबसे बड़ा। और ये काफी बेहतरीन बात है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर है जो बहुत चीजों में आगे दूसरों को विरोध करते हैं। तो हमें उस समय क्लिक किया था कि जब भारत माँ का एक संतान एंटरप्रेन्योर में दुनिया का सबसे बड़ा चैनल बना सकते हैं, तो हमने कुछ दिन प्रण लिया था कि शिक्षा का सबसे बड़ा चैनल हम बनाएंगे। मेरा चैनल तो इनकी ओर से एक बार ऐसे पता भी नहीं था, वो एक वाली बात नहीं आती है वहाँ पे हम कहें कि चलो कभी बनाएंगे। और हमको ना हम टेक्नोलॉजी के मामले में हमको बहुत ज्यादा नहीं, जितना हमको जरूरत है उतना ही जानते हैं। फेसबुक भी नहीं आता है हमको, उसमें मेहनत भी बहुत है। सही लिख के भागे दो चलो, पता नहीं किसको ढकेले कि वही दिखेगा यहाँ पे, और उसमें भी पता चल जाता है कि पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो हम लोग लेकिन बनाते गए और धीरे धीरे बहुत एजुकेशन में लोग इतना एजुकेशन को लाइक करेंगे, पूरे देश वालों को हाथ जोड़ के भी हम धन्यवाद देते हैं कि एजुकेशन का इतना महत्व बढ़ा दिया उन्होंने यहाँ पे। और ये बात हमने किसी को नहीं बताया था। बाद में विजय बिंदा जी के यहाँ गए, इंटरव्यू हुआ, तो वहाँ हम बताए कि सर हमको ये वाली चीज़ थी कि हमको दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन का चैनल बनाना था, और यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योर। आपको मालूम है ना हम हमारे चैंपियन को बधाई कैसे देते हैं? आपको मालूम है हमारी दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल के सबसे बड़े चैंपियन मालूम है ना जो कैसे करना है? कमला देंगे और एंजॉय करिए। अभी कैसे आपको बधाई और धन्यवाद करने वाले हैं, बिकॉज यू आर आवर रियल चैंपियन। सो लेट्स स्टैंड अप फॉर द चैंपियन गाइस। 3, 2, 1 गो। लव यू और बहुत बहुत धन्यवाद, और ध्यान से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू।